सहारनपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध, थाली और ताली बजाकर किया प्रदर्शन, बीएसपी सांसद के घर का किया घेराव। केडीए उपाध्यक्ष के बंगले पर पीड़ितों का धरना, केडीए उपाध्यक्ष से लगाई न्याय की गुहार, कार्रवाई में हुए थे बेघर। बुलंदशहर में किसान से रिश्वत का वीडियो वायरल, जहांगीराबाद मंडी किसान से ली रिश्वत, किसान ने प्रार्थना पत्र देकर लगाई गुहार। गाजियाबाद में घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में गोली मारने की आशंका। शामली में दोहरे हत्याकांड का आरोपी प्रधान गिरफ्तार, तमंचा और एक खोखा कारतूस किया बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आलोक। मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर को रुख करेंगे। सबसे पहले बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी को गोली मारी गई है, जहां पर कार सवार बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की। तो बीजेपी नेता धारा सिंह की युवक ने हत्या की थी और जेल से जमानत पर रिहा हुआ था घायल युवक। गंभीर हालत में युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो जेल से जमानत पर रिहा हुआ था घायल युवक, फिलहाल गंभीर हालत में युवक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विजय, बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी को गोली मारी गई, फिलहाल क्या घटनाक्रम रहा, जानना चाहेंगे पूरा, इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं, पूरा मामला चट्टावल थाना क्षेत्र के पावटी खुर्द झाल का है, जहां पर बीजेपी नेता के हत्यारे को गोली मारी गई है। आपको बता दूं, कार सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता के हत्यारे पर गोली चलाई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको पूरी जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि पूरा जो ये युवक घायल हुआ है, ये अभी जेल से छूटा था, जो आज कोर्ट में तारीख पर जा रहा था, जिस पर ये हमला हुआ है। जी, तो फिलहाल जिस तरीके से जो हमला हुआ, इस पूरी घटना और इस पूरी कवायद के बीच अगर बात करें तो इस वक्त क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है और स्थिति को सामान्य करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, इस जो हमला इस युवक पर हुआ है, अभी फिलहाल इसका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, कौन लोग थे, किसने गोली चलाई। फिलहाल हर बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आगरा सांसद राजकुमार चाहर ने खिलाई मिठाई और कांग्रेस नेताओं को मिठाई खिलाकर किया स्वागत। आपको बता दें कि कृषि बिल के विरोध में आवास पर पहुंचे थे कांग्रेसी। राजकुमार चाहर ने कांग्रेस नेताओं के साथ अहम बैठक की और कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस नेताओं का जो लगातार प्रदर्शन था, और उस प्रदर्शन के बीच जो खबर आई वो यही कि इस पूरी कवायद के बीच सांसद राजकुमार चाहर ने खिलाई मिठाई और कांग्रेस नेताओं को ये मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि किस तरीके से कृषि बिल को लेकर के लगातार विपक्ष पूरी तरीके से जो है वो आर पार की लड़ाई के मूड में और किसानों के साथ की बात कह रहा है। तो कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस नेताओं का जमकर प्रदर्शन। तो आवास पर पहुंचे थे कांग्रेसी और चाहर ने कांग्रेस नेताओं के साथ की अहम बैठक, जिसमें तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। मुख्यतः जो कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस नेताओं का ये प्रदर्शन था, और प्रदर्शन लगातार, चाहे वो उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक की बात करें, लगातार जो है विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं जो है ये वर्गलाया जा रहा है, और एमएसपी को लेकर के भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है विपक्ष। तो नेताओं के साथ बैठक और कई मायनों में कृषि बिल को लेकर के किसान किस तरीके से लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक किसानों का प्रदर्शन पूरी तरीके से अभी समाप्त नहीं हुआ है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर
किसान दिवस का आयोजन किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कृषि कानून के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने उनके ही घर में हाउस अरेस्ट कर दिया। इसी दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान लल्लू ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस विरोधी है। कांग्रेस किसानों के समर्थन में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। लल्लू ने कहा कि सरकार किसानों के प्रदर्शन के बाद भी कृषि कानून वापस नहीं ले रही है। सरकार घमंडी हो गई है। एमएसपी के आश्वासन पर लल्लू ने कहा, क्यों नहीं विधेयक लाकर इसकी गारंटी सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कारपोरेट घरानों के हाथों किसानों को बेचना चाहती है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केंद्र सरकार को नींद से जगाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान संगठन लंबे समय से आंदोलनरत हैं। किसान आज आंदोलन में आत्महत्या कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कितने सारे लोगों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ठंड के ठिठुरन मौसम में जहां पारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहां किसान आंदोलित है, फिर भी सरकार कंबल ओढ़कर गर्म कपड़े के अंदर सोई हुई है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में विधायकों के आवास के सामने, सांसदों के आवास के सामने ताली थाली बजाकर इस बिल विधेयक का विरोध किया और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ इस आंदोलन में खड़ी है। जब तक ये बिल विधेयक वापस नहीं ले लेती ये सरकार, कांग्रेस पार्टी लड़ाई जारी रखेगी। तो कृषि बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और ये प्रदर्शन की तस्वीरें कई जगह से सामने आ रही हैं। तो कुछ और खबरों की ओर, कानपुर में बेघर हुए लोगों ने केडीए उपाध्यक्ष के बंगले पर धरना दिया। दरअसल कानपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए दीनदयालपुरम के एक परिवार को बेघर कर दिया, जिसके बाद बेघर हो चुके परिजन केडीए उपाध्यक्ष आरके सिंह के बंगले के बाहर अपने बच्चों के साथ न्याय की आस लगाए बैठ गए। वहीं सूचना मिलते ही केडीए अपर सचिव डॉक्टर गुणाकेश शर्मा मौके पर पहुंचे और ठंड से कांप रहे मासूम बच्चों की हालत देख तत्काल कॉलोनी को सील मुक्त कराने का आदेश दिया। ये पूनम देवी नाम है इन लोगों का और अमित कुमार हस्बैंड का नाम है। ये लोग आए हुए थे। इनको एक प्राधिकरण का मकान है दीनदयालपुरम में, ईडब्ल्यूएस का मकान है, नन्ही देवी के नाम से आवंटित था। ये लोग उस मकान में रह रहे थे तो नन्ही देवी बार बार प्राधिकरण में आकर के एप्लीकेशन दे रही थी कि हमारे मकान पर अवैध कब्जा है, खाली कराया जाए। इसी के क्रम में खाली कराने की आज कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा की गई थी। परंतु चूँकि इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, 2 बिटिया 1 बेटा है और परिवार है और बहुत अधिक ठंड का समय है, तो उपाध्यक्ष महोदय से इस मामले में वार्ता हुई तो इन लोगों के अनुरोध पर इन्होंने 1 महीने का समय मांगा है। तो मानवीयता के दृष्टिकोण से इनको 1 महीने का समय दिया गया है। आज 22 दिसंबर है, 22 जनवरी तक का इनको समय दिया गया है। इसमें कहीं अल्टरनेट अपनी व्यवस्था कर लें, क्योंकि इतनी ठंड में किसी को सीधा करना जो है मानवीय रूप से ठीक नहीं पाया गया। बदायूं जिले में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से काफी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई। आपको बता दें कि दिल्ली के मदनगीर थाना क्षेत्र के रहने वाले कबीर व अविनाश बैंक से पैसे निकालने के दौरान लोगों की रैकी करते थे। एसपी सिटी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि एसएसपी संकल्प शर्मा के निर्देश पर चोरी करने वाले संगठनों पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते 2 महीने पहले थाना सिविल लाइन इलाके में कार का शीशा तोड़कर 3.5 लाख व उजानी में 24 नवंबर को कार पर काल तेल फेंका और 1 लाख रुपए चोरी करने वाले चोरों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से मोटी रकम बरामद हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं महोदय के निर्देश में चोरी करने वाले गिरोह के विभिन्न संगठनों पे सक्रिय संगठनों पे कार्य किया जा रहा था, जिसके क्रम में आज 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने यहाँ पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 27/10 को एक ब्रीजा कार का शीशा तोड़कर एक घटना कारित की, जिसमें 3.5 लाख रुपए चोरी किए थे। दूसरी घटना थाना उजानी क्षेत्र की है, जो दिनांक 24/11 को घटित हुई थी, जिसमें एक छोटी लोडर गाड़ी का में कुछ काला तेल फेंककर उसमें से 1 लाख रुपए की चोरी किए थे। उन दोनों घटनाओं का अनावरण किया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
फतेहपुर की बात करेंगे, जहां के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टर ने बताया कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सुबह 10 बजे मार्ग दुर्घटना में लगभग 4 लोग यहाँ पर आए थे। उसमें से एक सोनाली है और उनकी उम्र 25 साल है, उनके पिताजी और उनके 2 बच्चे से, एक उम्र 2 साल की छोटी बच्ची है, एक 13 साल का लड़का है सक्षम। तो मार्ग दुर्घटना में आए थे। इसमें से इनके पिताजी और सोनाली, उनकी हालत गंभीर है। इनको देखते हुए प्रारंभिक उपचार करके दोनों को जिला अस्पताल फतेहपुर रेफर किया। खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबरें इस ब्रेक के बाद। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव। स्वागत है ब्रेक के बाद। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में इंजीनियर के घर मां बेटी को बंधक बनाकर हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दे डाला। देर रात 8 बदमाश खिड़की की ग्रिल तोड़कर घर में घुसे और फिर लाखों की नकदी समेत जेवरात लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने घटना का विरोध करने पर बेटी को घायल भी कर दिया। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की राजधानी भी महफूज नहीं है। राजधानी लखनऊ में डकैती से लोगों का चैन उड़ गया है। प्रदेश में बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है और बदमाश लगातार कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसी ही एक वारदात राजधानी लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में हुई है। पौष इलाके में एक बार फिर बदमाशों ने लखनऊ के हाईटेक पुलिस को खुली चुनौती देते हुए डकैती की वारदात को अंजाम दे डाला। विभूतिखंड के विराजखंड 4 में रहने वाले अधिशासी अभियंता योगेंद्र श्रीवास्तव के घर बीती रात हथियारबंद 8 बदमाशों ने धावा बोल दिया। लेकिन उस वक्त घर में इंजीनियर के घर उनकी पत्नी निशा और बेटी जीनिया मौजूद थी। जिस वक्त बदमाश घर के अंदर घुसे उस वक्त काफी अंधेरा था, लिहाजा बदमाशों ने खिड़की के ग्रिल तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए और गहरी नींद में सो रही मां बेटी को अलग अलग कमरों में बंधक बनाकर उन्हें बांध दिया। घर में रखी नकदी समेत लाखों के जेवरात लेकर सुबह फरार हो गए। पीड़िता का कहना है कि 1.5 लाख की नकदी समेत तकरीबन 8 लाख के जेवर भी बदमाश लेकर फरार होने की फिराक में थे। 2 के बीच में करीब आए थे, 7-8 लोग थे। वो आते ही एकदम से वो डंडा और वो भाका लेके आए थे, चाकू वाकू। वो आते ही बोले बस पैसा दे दो जो कुछ है घर में और ज्वेलरी दे दो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या पहने हुए थे? भाषा जैसे हम लोग बोलते हैं सही बोल रहे थे। मुंह में नकाब लगा हुआ था या हाँ, बांधे हुए थे सब। चाकू के अलावा और कोई हथियार उनके पास? हाँ, भाका दिख रहा था, भाका था, चाकू था, डंडा था। पिस्टल वगैरह कोई हथियार? पिस्टल तो हम नहीं देखे, शायद रहा हो तो रहा हो।
रेलवे लाइन के किनारे स्थित इंजीनियर के मकान में बदमाशों ने बगल के खाली पड़े फ्लैट से सड़क तक रास्ता तय किया। इसके बाद मेन गेट के पास दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए। उनकी पत्नी ने बताया कि जब बदमाश परिवार को बंधक बनाए हुए थे, उस दौरान पुलिस की जीप भी दरवाजे के सामने से गश्त करते हुए निकली थी। लेकिन पुलिस को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि घर में डकैत घुसे हुए हैं। वहीं इंजीनियर योगेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक घर की सुरक्षा के लिए उन्हें पुख्ता इंतजाम किया है। घर में हर तरफ सीसीटीवी कैमरे, सेंसर और हूटर भी लगाए गए हैं ताकि कोई अनजान आदमी घुसे तो अलार्म में बच जाए। लेकिन रात में बदमाशों ने जब धावा बोला तो यह काम नहीं कर रहा था। डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन ने बताया है कि परिवार वालों के मुताबिक बदमाशों की संख्या 5 थी। जिस वक्त डकैती पड़ रही थी उस वक्त बाहर पुलिस गश्त भी कर रही थी। लेकिन परिवार को इसकी भनक नहीं लगी। परिवार के मुताबिक 3 से 4 लाख की चोरी हुई। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस इस मामले का जल्द खुलासा करेगी। थाना विभूति खंड के अंतर्गत विराज खंड एक जगह है। यहाँ पे एक घर में कल रात में 5 लोगों ने हाउस ब्रेक किया है। उन्होंने खिड़की से एंट्री करके घर में जो 2 लोग थे उनको बंधक बना करके उनसे सामान, यहाँ जितने भी सामान थे वो चोरी हुई है। इसमें उनका कहना है जितना भी सामान, लगभग 3-4 लाख का अमाउंट बता रहे हैं वो, जिसकी चोरी हुई है। इस पे हम सब लोगों ने सुबह से जितनी भी, जब ये सूचना हम लोगों को देर प्राप्त हुई है, उस वक्त जब घटना हो रही थी उस वक्त इनका कहना है, वादी का ही कहना है कि पुलिस की टीम यहाँ से गश्त भी कर रही थी, लेकिन किसी को आइडिया नहीं लग पाया। उन्होंने इनको डिटेन कर रखा था। जो भी उन्होंने तहरीर दी है उस पर दर्ज कर मुकदमा लिखा जाएगा। इसके बाद हम तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश करने में पुलिस की सारी टीम्स यहाँ पे आई। यहाँ पे डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम्स और सर्विलांस, हम लोगों ने 5 टीम्स बना करके सर्विलांस की इस पूरे घटनाक्रम में लगा दिया है। इस घटना का जल्द ही सफल अनावरण किया जाएगा। पुलिस और पीड़िता के बयानों में डकैतों की संख्या को लेकर विरोधाभास है। ऐसे में पुलिस अफसर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए डकैतों की संख्या को कम बता रहे हैं, लेकिन पीड़िता ने असल डकैतों की संख्या बताते हुए पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या पुलिस इस बड़ी घटना को छोटा साबित करने के पीछे लगी? क्या पुलिस की अफसर घटना को गोलमोल रवैये से मीडिया के आगे रखने में माहिर है? सवाल फिर से हाईटेक कमिश्नरी में तैनात पुलिस अफसरों पर खड़े करता है। लखनऊ पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक बार फिर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। विभूति खंड के इस इलाके में इस मकान के अंदर तकरीबन 2:30 बजे 8 से 10 हथियारबंद बदमाश इसी घर के अंदर घुसे थे। ये घर इंजीनियर का बताया जा रहा है जो मेरठ पे पोस्टेड है गन्ना विभाग में। और उसके बाद जब सुबेरे ये इस मकान से जब उनकी बेटी और पत्नी निकलती है तो पड़ोसियों के माध्यम से इस बात की सूचना मिलती है कि इस घर के अंदर तकरीबन 8 से 9 डकैत घुसे थे और पूरे घर को खंगालने के साथ ही इस घर के अंदर जो बेशकीमती सामान था वो अपने साथ ले गए हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है, घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि बगल से सटे प्लॉट के रास्ते से बदमाश घर के अंदर दाखिल हुए हैं और तकरीबन 2:30 बजे के आसपास ये पूरी घटना की वारदात हुई है। घर के अंदर एक बार आपको ले चलते हैं कि किस जगह से बदमाश दाखिल हुए थे और क्या क्या यहाँ घटना हुई थी। ये गैलरी का पोर्शन है और इसी गैलरी के पोर्शन के माध्यम से बदमाश घर के अंदर दाखिल हुए थे। ये ग्रिल है, इसी ग्रिल को तोड़कर बदमाश खिड़की के माध्यम से घर के अंदर गए थे और घर के अंदर माँ बेटी मौजूद थी जिनको बंधक बनाकर डकैती डाली गई है। और सुबह जब घर के परिवार के लोग यहाँ पर बाहर छूटे हैं, निकले हैं, उसके बाद तब इस घटना का खुलासा हुआ है। तमाम ये जो टूटे हुए गमले हैं इस बात की साख से हैं, पता लगाया जा रहा है कि किस तरीके से कितने लोग अंदर आए थे। ये दीवारों पे पैरों के निशान है, ये इस बात की गवाही देते हैं कि घर के अंदर जो लोग दाखिल हुए उनके पैरों पर, चप्पलों पर या जूतों पर मिट्टी लगी हुई थी। तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। बड़ी वारदात है,
कि लखनऊ के विभूति खंड के इस इलाके में जो पौष इलाका है, इस तरीके घटना की वारदात को अंजाम देकर बदमाश साफ तौर से निकल जाते हैं और गश्त करती हुई पुलिस को भनक नहीं लगती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो घर के अंदर सीसीटीवी लगा हुआ है उसकी डीवीआर भी बदमाश ले गए हैं। फिलहाल पुलिस के बड़े अफसर इस घटना का निरीक्षण करने के बाद घटना के खुलासे का दावा कर रहे हैं। फिलहाल जो फोरेंसिक की जो टीम है उसका इंतजार किया जा रहा है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल इस घटना का पता लगाने के लिए सर्विलांस की और क्राइम टीम मौके पर मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ शिवा शर्मा, लाइव टुडे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलते थे। अटल जी के बताए मार्ग पर चलकर राष्ट्र सेवा एवं समाज सेवा करने का सबक सीखने को मिलता है। उनके जन्मदिन पर हम सभी को प्रेरणा भी मिलती है। सच्चे अर्थों में वो मां भारती के सच्चे सपूत थे। सही मायनों में हमारे अटल देश की आन बान शान रहे। उन्होंने भारत का मान सम्मान स्वाभिमान गौरव को हमेशा बढ़ाया। इस मौके पर अटल सम्मान समारोह 2020 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में बीएसके सूद, डॉक्टर कुमुद दीवान, लाइफ कोच सोनू शर्मा, कलाकार अजय प्रसन्ना, यंग लीडर कपिल मिश्रा, लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार बख्शी, पंडित विजय शंकरा मिश्रा, मीडिया के क्षेत्र में पवन कुमार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में शंभू लिंगा, क्षेत्र के से अतुल बंसल, शिक्षा के क्षेत्र में और मोनिका चौधरी एवं मिस आन पराशर सहित जानी मानी हस्तियां सम्मानित होंगी। आयोजन के चेयरमैन रोशन कंसल, डिप्टी चेयरमैन नवीन तायल हैं। समाज सेवी नीरज गुप्ता सहित कई लोगों की कार्यक्रम में अहम भूमिका है। आपको बता दें कि अटल सम्मान समारोह के आयोजक भुवनेश सिंगल हैं, श्याम जाजू संरक्षक और रोशन कंसल चेयरमैन हैं। बताते चले कि संगम कला ग्रुप के नेशनल हेड रुद्राक्ष और प्रेसिडेंट सुबोध सक्सेना ने बताया कि बीएसके सूद ने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसके चलते इनके नाम का चयन इस सम्मान के लिए किया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमारी जनभावना को जनपटल पर रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मीडिया कर्मी सीमित संसाधनों और कठोर परिश्रम से उत्कृष्ट काम करते हैं। आम जन का मीडिया पर अटूट विश्वास है और इसे कायम रखने की जिम्मेदारी लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन बखूबी निभा रहा है। एसोसिएशन की बैठक का आयोजन पुराने किले में हुआ, जिसमें संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। वर्तमान समय में लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन की लखनऊ से बाहर उत्तराखंड और यूपी के 17 जिलों में भी इकाई गठित हो चुकी है। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने संगठन के विस्तार व अन्य कार्यों को लेकर अपने विचार रखे, जिसके बाद अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी ने कोविड-19 के चलते लंबे समय से बैठक न होने पर अफसोस भी जाहिर किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नए साल पर समरसता भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत हर साल की तरह इस साल भी एलजे नया साल कुष्ठ रोगियों के बीच उन्हें फल एवं मिठाई वितरित कर मनाएगा और जल्द ही निराश्रित गरीबों को कपड़े भी वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इन सब के बीच एलजे अध्यक्ष ने अपने संबोधन में सभी पत्रकारों की सुरक्षा हेतु आयोग बनाए जाने की मांग का समर्थन करते हुए पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन किए जाने की भी जरूरी बताया। साथ ही संगठन के विशेष आमंत्रित सदस्य रहे वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अरविंद शुक्ला की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि या जन्मतिथि पर पत्रकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष आलोक कुमार त्रिपाठी, महामंत्री विजय आनंद वर्मा, उपाध्यक्ष रविशंकर उपाध्याय, मोहम्मद इनाम खान, कोषाध्यक्ष संजय पांडे, मंत्री रोहित सिंह, अर्जुन द्विवेदी, मीडिया प्रभारी त्रिनाथ शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य रोहित वाजपेयी, रवि शर्मा, सीएल वर्मा, दिनेश रावत, रंजीत सिंह, दीपक गुप्ता, राजेंद्र निषाद, अमित श्रीवास्तव, सुनील पांडे, अमित जायसवाल, आदित्य यादव, अनिल चौधरी, राजेश वर्मा, जितेंद्र श्रीवास्तव एवं विधि सलाहकार अंकुर सक्सेना आदि पत्रकार उपस्थित थे। बैठक का संचालन महामंत्री विजय आनंद वर्मा ने किया। इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से दिल्ली में 45वीं पुरुष और 37वीं महिला सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग लीग एंड एशियन पावर लिफ्टिंग लीग के अंतर्गत आयोजित हुई चैंपियनशिप में नोएडा सरफाबाद के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन कर कई पदक अपने नाम किए। नोएडा के पावर लिफ्टर सुखपाल यादव ने 110 किलो के होते हुए कुल 840 किलो वजन उठाकर सीनियर श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। इसी के साथ चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्ग मैन और हैवी वेट लिफ्टिंग का खिताब भी अपने नाम किया। 18 से 20 दिसंबर तक दिल्ली के गांधीनगर में आयोजित हुई पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देश भर से पावर लिफ्टरों
उन्होंने प्रतिभाग किया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के गांव सरफाबाद के 5 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में सुखपाल यादव ने 105 किलो भार वर्ग में प्रतिभाग किया। उन्होंने स्क्वाट में 370 किलोग्राम, बेंच प्रेस में 180 और डेडलिफ्ट में 290 किलोग्राम वजन उठाया। आपको बता दें, सुखपाल यादव को इससे पहले भी कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। मोटरसाइकिल से 17 प्रदेशों के भ्रमण और कोविड-19 से बचाव का संदेशा देने वाले दीपराज फेडरिक ट्रैकर एवं कैंप लीडर ने, जो कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया शान अवध लखनऊ के आजीवन सदस्य हैं, उन्होंने अपने 2 मित्रों एबर्ट कलिंसी और शशांक मिश्रा, जो कि पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हैं, इनके साथ ही भारतीय रेलवे तथा भारतीय मोटरसाइकिलिंग के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए अद्भुत कार्य कर दिखाया। उन्होंने भारतीय रेल के सभी 19 जोनल मुख्यालयों का दौरा 16 दिनों में मोटरसाइकिल से सड़क द्वारा 9,663 किलोमीटर का सफर तय किया और इस दौरान उन्होंने समस्त राजमार्गों से होते हुए भारत के 17 प्रदेशों के भ्रमण के दौरान ट्रक ड्राइवरों को कोविड-19 से बचने तथा सुरक्षित यात्रा के संबंध में प्रशिक्षित किया और करीब 2000 फेस मास्क का वितरण किया। आपको बता दें कि दीपराज फेडरिक ने सन 2019 में फर्स्ट स्टेट ग्रुप राइड ऑन मोटरसाइकिल इन ए डे में ग्रुप कैप्टन की हैसियत से 1783 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके हैं। लखनऊ पहुंचने पर यूथ हॉस्टल शान अवध इकाई सचिव पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में सभी का स्वागत किया गया। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।